हेलो, वेलकम टू निदान हिंदी साहित्य चैनल। तो आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से वीडियो में। तो जैसा कि आपने पहले भी मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता है कि हमारा चल रहा है एमपी सेट एग्ज़ाम 2026 के लिए टेस्ट सीरीज, वो भी यूनिट वाइज। तो हमने कुल 4 यूनिट कंप्लीट कर ली है। आज हमारी 5वीं यूनिट का टेस्ट है। आज भी मैं पूरे 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पिछले यूनिट में कुछ काफ़ी सरल क्वेश्चन हो चुके थे, तो इस बार थोड़ा टफ करने की कोशिश की है और देख लेंगे वो कैसे क्या होते हैं। और आई होप कि आपको वीडियो मतलब जो भी क्लासेस चल रही है वो आपको पसंद आ रही है और आपकी तैयारी में है थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है। हालांकि अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रही है, आपको किसी बात की कोई समस्या या कोई आपकी डिमांड है, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि कुछ कमियां हैं या कुछ करने की आवश्यकता है मुझे, तो उसके बारे में मुझे ज़रूर सूचित करें, तो मैं आपके लिए बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है। अभी मुझे कोई डिमांड या फिर किसी भी तरह का कोई क्या कह सकते हैं सुझाव या ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो ये मैं अपनी तरफ से जो मुझसे बन पा रहा है मैं वो कर रहा हूँ। और हालांकि मुझे और अच्छे से करना है, लेकिन समय की जो अ, कमी है, तो उसकी वजह से मैं जितना कर पा रहा हूँ उसमें ही काफ़ी बेस्ट अपना दे रहा हूँ। मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ इसमें, जितना भी कर पा रहा हूँ मैं। बाकी तो और समय की बहुत कमी है मेरे पास। मैं भी तैयारी ही कर रहा हूँ, लेकिन तैयारी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, जैसे कि ये एक क्या कह सकते हैं शुरुआत है कुछ बड़ा करने की। तो शुरू करने के लिए मैंने अभी से स्टार्ट कर ही दिया है, अपनी तैयारी के साथ साथ कुछ करूँगा करके मैंने स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि मुझे एक दोहा बहुत ही पसंद है, मतलब एक दोहा नहीं कथन कह सकते हैं। ठीक है, दोहा या कथन कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कि कबीरदास जी का है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो ये प्यारा सा दोहा कबीरदास जी का है। तो मैं इस दोहे से बहुत इंस्पायर होता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर अभी सोच लिया है तो शुरू अभी से करना चाहिए। कल जब आएगा तब कल देखेंगे। अभी जितना बन पा रहा है, जितना हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करते हैं। एक और लाइन है जिसे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मुझे, और मैं उसी लाइन को खुद को सुना के भी मोटिवेट होता रहता हूँ। और मोटिवेशन की तो काफ़ी ज़रूरत होती है स्टूडेंट लाइफ में। तो वो लाइन कुछ इस तरह से है कि जब हमें बहुत ऊंचाइयों पर जाना होता है तो सीढ़ियाँ चाहिए होती है, मतलब सीढ़ियों पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होता है। अगर हम 3 4 5 सीढ़ियों को एक साथ चढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं। तो क्यों ना हम एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएं, वन बाय वन ऐसे चढ़ते जाए। तो यही सोच के मैंने स्टार्ट किया। आप लाइन की सोच रहे होंगे, मैं कोई शेर वगैरह नहीं, शेर नहीं, बस ये लाइन है कि एक एक सीढ़ी चढ़नी है तो हम वैसे ही चढ़ेंगे, वन बाय वन चढ़ते जाएंगे। जब हमारी मंजिल आ जाएगी, दिख जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो एकदम सही है और हमारी जो तैयारी है वो भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, है ना। तो एक और लाइन याद आ रही है मुझे, कोट। तो करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान। तो ये भी है कि अभ्यास करते रहेंगे तो आदत हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएंगे, है ना। अब इस दोहे का अर्थ मत पूछना, है ना। इसका अर्थ ये है जितना आप अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतने ही बेहतर होगे, है ना। तो चलो और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बातें करके क्या ही मिलेगा, हमें क्वेश्चन करना है ना। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं हमारे। तो आज का यूनिट 5 है और यूनिट 5 में हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। यूनिट 5 का विषय क्या है? कविताएं हैं। ठीक है, काव्य कविताएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1,
हमारा पहला क्वेश्चन है, आप ज़रा पढ़ो, तब तक मैं कुछ निकाल लेता हूँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। चलो वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वीराज रासो के रेवा तट समय में रेवा किस नदी का नाम है? देखो, ये रेवा किस नदी का नाम है, वर्तमान में उस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो किस नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है? आंसर दीजिए भाई साहब। अब आप एमपी से हो तो रेवा को अगर नहीं जानते, रेवा नदी के बारे में, तो बहुत ही शर्म की बात हो जाती है ना। शर्म मतलब समझ रहे होंगे आप। चलो, नर्मदा को कहते हैं ना रेवा, और ये रेवा नाम नदी नर्मदा नदी का मूल नाम है, ठीक है। ये रेवा नाम नर्मदा नदी का मूल नाम है। नर्मदा एक स्त्री का नाम था, मतलब कन्या का नाम था, ठीक है। नागवंशी स्त्री थी, उनका नाम था नर्मदा। जब एक इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, उसका नाम था पुरकुस। पुरकुस का विवाह था नर्मदा से हुआ था, तो उन्होंने नर्मदा का नाम मतलब रेवा का नाम नर्मदा रख दिया था, ठीक है। ये बहुत ही हिस्ट्री वाली मतलब कहानी है, तो हम इसको नहीं पढ़ते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको मैं इसकी पूरी कहानी अच्छे से बता दूंगा, है ना। अभी तो हमारे पास समय बहुत कम है। प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वीराज रासो के रेवा तट प्रसंग में पृथ्वीराज चौहान किसके साथ युद्ध करते हैं? ऑप्शन ए जयचंद के साथ, ऑप्शन बी शहाबुद्दीन गोरी के साथ, ऑप्शन सी मोहम्मद गजनवी के साथ, या ऑप्शन डी तातार खान के साथ। ये तो बहुत इजी हो गया ना, शहाबुद्दीन गोरी के साथ लड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यापति की पदावली में राधा को किसका अवतार माना गया है? विद्यापति की पदावली में राधा को किसका अवतार माना गया है? ऑप्शन ए लक्ष्मी का, ऑप्शन बी शक्ति का, ऑप्शन बी शक्ति का, ऑप्शन सी सीता का, या ऑप्शन डी पार्वती का। किसका अवतार माना गया है विद्यापति की पदावली में? ऑप्शन बी शक्ति का, ठीक है। सौंदर्य की देवी शक्ति, है ना। विद्यापति ने राधा का वर्णन को सौंदर्य शास्त्र के सौंदर्य रस के हिसाब से किया है, तो इसमें शक्ति है, लेकिन उसको पूरा अगर लाइन कहा जाता है तो सौंदर्य की देवी शक्ति, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, माधव हम परिणाम निराश, माधव हम परिणाम निराश। विद्यापति की इस पंक्ति में कौन सा भाव प्रधान है? ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी आत्मग्लानि, ऑप्शन सी वीर रस, ऑप्शन डी वात्सल्य रस। माधव हम परिणाम निराशा। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही मुझे, है ना। हालांकि इसका आंसर आत्मग्लानि है, ऑप्शन बी आएगा। चलो छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 5 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर के पदों में कबीर ने माया को क्या कहकर संबोधित किया? ऑप्शन ए ठगिनी, ऑप्शन बी पाप की जड़, ऑप्शन सी ईश्वर की दासी, या ऑप्शन डी संसार की जननी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर के पदों, देखो ठीक है, ये कबीर के पद, ये
कबीरदास के दोहों का काव्य संग्रह मतलब संग्रह है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित किया गया था। उसमें माया को किस नाम से जाना गया? ठीक है, माया को किस नाम से जाना गया था आपको ये बताना है। ठीक है, तो माया को कबीर ने क्या कहा है? ठगनी। माया ठगनी है, ठगती है ना। माया में फंसकर इंसान कुछ भी करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 6, कबीर के अनुसार सुरती और निरति का मिलन कहाँ होता है? कबीर के अनुसार सुरती और निरति का मिलन कहाँ होता है? ऑप्शन ए गगन मंडल में, ऑप्शन बी संसार में, ऑप्शन सी मंदिर में, ऑप्शन डी तीर्थों में। ठीक है, सुरति और निरति कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए आएगा ना, गगन मंडल में होता है। देखो, ये सुरति और निरति कबीरदास के दोहों में कुछ प्रतीक होते हैं। उन्होंने अपने प्रतीकों को अलग नाम दे रखे हैं, वही नाम है ये। आप जब कबीर के दोहे पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में उनके अर्थ बता दिए जाएंगे, जिनका प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं जिनके नाम का। जैसे ये सुरती निरति है, उनके प्रतीक का नाम बता दिया जाएगा। फिलहाल आपको अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना, इतना डीप में नहीं पूछेगा, है ना। कबीर के दोहे ही पूछेगा। ये तो मैंने थोड़े टफ करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, डोंट वरी। ऐसे क्वेश्चन रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जायसीकृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड की शुरुआत किस महीने से होती है? माह बताना है। ऑप्शन ए सावन, ऑप्शन बी चैत, ऑप्शन सी आषाढ़, या ऑप्शन डी अगहन। या अगहन भी कोई होता है क्या? चलो छोड़ो। तो आपको बताना है कौन से माह से शुरू होता है नागमती वियोग खंड। जल्दी से बताओ। तो आषाढ़ का माह होता है, आषाढ़ के माह से शुरू होता है, तो आषाढ़ के माह पर खत्म होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पिया सो कहेहू सादे सड़ा हे भौरा हे काग। सादे साड़ा सड़ा संदेशड़ा, सॉरी, है ना। पिया सो कहेहू संदेशड़ा हे भौरा हे काग। यह पंक्ति किस भाव को दर्शाती है? अच्छा, इस पंक्ति को भाव में आपको बताता हूँ। ये एक मतलब नागमती जी का संदेश है। नागमती जी कह रही है एक कौवे से, काग से, ठीक है, भंवरे से। तो वो कह रही है कि मेरा संदेश मेरे पिया तक पहुंचा दो। तो इसमें भाव कौन सा है आपको बताना है ना। ऑप्शन ए विरह का भाव है, ऑप्शन बी क्रोध का भाव है, ऑप्शन सी ईर्ष्या का भाव है, या ऑप्शन डी निराशा का भाव है। देखो, इसमें क्रोध तो दिख ही नहीं रहा है। ईर्ष्या कहाँ है? संदेश भेजने के लिए कह रही है। निराशा तो है नहीं। विरह है, संदेश भेजने के लिए बोल दिया ना भौरे को, काग मतलब कौवे को। क्या बात है कि कोयल को बोल रही है। काग मीन्स कौवा होता है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 9, भ्रमर गीत सार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए राधा का सौंदर्य वर्णन, ऑप्शन बी सगुण का मंडन और निर्गुण का खंडन, ऑप्शन सी कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, या ऑप्शन डी प्रकृति वर्णन। तो भ्रमर गीत सार का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताएंगे। चलो, आपके आंसर का इंतजार ना करते हुए मैं बता रहा हूँ ऑप्शन बी। ठीक है, सगुण का मंडन किया है और निर्गुण का खंडन, अर्थात कि सगुण की महिमा का गान किया गया है और सगुण की जो लीला है मतलब सगुण की तारीफ की जा रही है, सगुण की वाहवाही की जा रही है, या उसके बारे में बताया जा रहा है कि सगुण सही है, अच्छा है, और निर्गुण का खंडन किया जाए। सगुण के रूप में, प्रतीक के रूप में अगर देखा जाए तो दासियों को कहा जाता है कि जो दासियां हैं वो सगुण की भक्ति में लीन है ना। और निर्गुण का प्रतीक है क्या बोलते हैं, उद्धव योग और ज्ञान की बात करता है, कहता है कि
ज्ञान में लीन हो जाओ और ये भक्ति वगैरह सब छोड़ दो, ऐसा दासियों से कहता है। और बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। जब इनकी पंक्तियां हम पढ़ते हैं तो बहुत ही एकदम मनमोहित हो जाता है। काफ़ी अच्छा है, आप इनको पढ़ो, बहुत मज़ा आएगा, है ना। अभी कुछ लाइनें याद नहीं तो ठीक है, बता देता। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भ्रमर गीत सार में गोपियाँ उद्धव को व्याधि किस व्याधि किसे कहती हैं? भ्रमर गीत सार में गोपियाँ उद्धव को व्याधि किसे कहती हैं? मथुरा शहर को, कृष्ण के प्रेम को, योग साधना को, या कुब्जा को? व्याधि किसे कहती हैं? सी, योग साधना को। व्याधि मीन्स बोले तो क्या कह सकते हैं इसको, व्यर्थ, ठीक है। ऐसा है, जब उद्धव जाके कहता है गोपियों से कि वो योग साधना में ध्यान लगाओ, है ना, तो गोपियाँ कहते हैं कि हमारे पास जो एक मन होता है, इसे कुछ दोहों में कहा गया है, ठीक है, कुछ पंक्तियों में, लेकिन मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि गोपियाँ कहती हैं कि हमारे पास एक मन था, एक दिल था, जो तो हमने कृष्ण को दे दिया, तो अब हम योग साधना करें तो करें कैसे, क्योंकि मन हमारे पास नहीं है। मन तो हमारा कृष्ण ले गया, दिल मन जो भी है, ठीक है, कृष्ण ले गया। अगर हम योग साधना करेंगे मन से नहीं होगा ना, तो हमारे लिए व्यर्थ है। तो यही कह रही है ना, व्याधिकार तो यही होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान और भक्ति का विवेचन किसके संवाद में है? रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान और भक्ति का विवेचन किसके संवाद में है? मतलब किनके बीच के संवाद में ये ज्ञान और भक्ति के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए राम और भरत के बीच, ऑप्शन बी शिव और पार्वती के बीच, ऑप्शन सी काका भूषण और गरुड़ के बीच, या यज्ञ याज्ञवल्क्य भरद्वाज वल्क्य और भारद्वाज, यज्ञवल्क्य और भारद्वाज के बीच। इनके बीच होता है, ऐसे नामों में ना मेरे साथ ऐसे ही होता है ना, ठीक है, थोड़ी सी बात हो जाए तो हैंडल कर लेना। ये क्वेश्चन क्यों टक गया यार? चलो ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काका भूषणी भूषण, है ना। ये कौन है यार गरुड़ के बीच? विभीषण है क्या शायद, है ना? विभीषण विभीषण है ना, छोड़ो। कैसे बनाया यार दोस्त, ये ऐसा है, मैंने दोस्त से बोला था तो मतलब बहुत कठिन अनुवाद करवाया इंग्लिश से हिंदी में। चलो मैनेज करना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तरकांड में तुलसीदास ने कलयुग के वर्णन में किस पर चिंता व्यक्त की है? कलयुग के वर्णन में किस पर चिंता व्यक्त की है? ऑप्शन ए अकाल पड़ने पर, ऑप्शन बी विदेशी आक्रमण पर, ऑप्शन सी वर्णाश्रम धर्म के पतन पर, या ऑप्शन डी व्यापार के नुकसान पर। तुलसीदास ने किस पर चिंता व्यक्त की है? देखो तुलसीदास जी हैं तो वो व्यापार के बारे में तो नहीं जानते हैं, तो उनसे क्या ही मतलब है ना। विदेशी आक्रमण, वो योद्धा भी नहीं थे, तो विदेशी आक्रमण से क्या ही लेना देना उनका। अकाल पड़ने, इन दोनों में से हो सकता है, लेकिन अकाल से भी उनका लेना देना नहीं है। वर्ण आश्रम धर्म के पतन के बारे में कहा है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहारी रत्नाकर का पहला दोहा किस देवता की वंदना को समर्पित है? ऑप्शन ए पार्वती शिव पार्वती, या बी राधा कृष्ण सी सीताराम, या डी गणेश सरस्वती। किसके ऊपर है? ऑप्शन बी राधा कृष्ण पर है।
बिहारी राधा कृष्ण के ऊपर लिखा है ना, सौंदर्य वर्णन किया गया है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 14, तंत्री नादी कवित रस सरस राग रति रंग। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग। बिहारी के इस दोहे का भावार्थ क्या है? बिहारी का यह दोहा, इसका भावार्थ क्या है? ऑप्शन ए, संगीत से दूर रहना चाहिए। ऑप्शन बी, कला और प्रेम में जो पूर्णतः डूबता है। ऑप्शन सी, केवल कविता ही जीवन है। या ऑप्शन सी कविता ही जीवन है, और ऑप्शन डी ईश्वर भक्ति ही सब कुछ है। तो क्या कहा है? ऑप्शन बी, कला और प्रेम में जो पूर्णता डूबा है। ठीक है, इसी का अर्थ है दोहे का। क्वेश्चन नंबर 15, घनानंद की प्रेम साधना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, संयोग श्रृंगार की अधिकता। ऑप्शन बी, मौन और एक तरफा विषम प्रेम की पीर। या सी, नायिका की निंदा। या डी, सामाजिक विद्रूपता का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन बी आएगा, मौन और एक तरफा विषम प्रेम की पीर। ये क्वेश्चन का सीधा अर्थ ये है कि ये घनानंद के प्रेम के बारे में पूछा गया है कि घनानंद का प्रेम किस प्रकार का था। आपको इसका एक रोचक तथ्य याद होगा कि घनानंद एक दरबारी कवि थे। तो वो दरबार में थे, तो वहाँ पे राजा के साथ एक और इनकी सुजान करके थी, नर्तकी शायद। तो वो जब गाते थे तो वह नृत्य करती थी, है ना। तो एक दिन राजा के दरबार में उनका अपमान हो गया घनानंद जी का। तो वो चल पड़े कि चलो हम दरबार छोड़ के चले जाएंगे। तो सुजान से कहा कि चलो तुम भी हमारे साथ। तो सुजान ने कह दिया, नहीं मैं क्यों जाऊँ, अपमान तुम्हारा है, तुम जाओ। ऐसा एग्जैक्ट नहीं हुआ, लेकिन भाव कुछ इस तरह का है। तो तब से घनानंद जी सुजान के नाम से लिखते रहते हैं। तो उनका एक तरफा प्यार था, सुजान उनसे प्यार नहीं करती थी, प्रेम नहीं करती थी। ठीक है, बड़े आशिक थे वो भी। क्वेश्चन नंबर 16, अति सुधो स्नेह को मारग। अति सुधो स्नेह को मारग में नेकू सयानप बाक का क्या अर्थ? नेकू सयानापन बाक का अर्थ बाक है ना। ऑप्शन ए, टेढ़ापन। ऑप्शन बी, बहुत अधिक ज्ञान। ऑप्शन सी, धन की कमी। ऑप्शन डी, सुंदरता की कमी। देखो ऐसा है कि ये पूछ रहा है कि सयानापन और बाक। श्याना मतलब बहुत ही चंचल स्वभाव का है और थोड़ा टेढ़ा है ना। तो ऑप्शन ए आएगा, टेढ़ापन। ठीक है, बहुत सरल दिखता है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है, इसी को कहते हैं श्यानापन, बाका। क्वेश्चन नंबर 17 है, मीराबाई के पदों में प्रयुक्त माधुर्य भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माधुर्य भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, दास्य भाव। बी, कांता भाव की भक्ति। ऑप्शन सी, सख्य भाव की भक्ति। या ऑप्शन डी, वात्सल्य भाव की भक्ति। कौन सा आएगा? ऑप्शन बी आएगा, कांता भाव की। कांता भाव का अर्थ होता है प्रेम भाव। ठीक है, कांता का होता है प्रेम भाव। प्रेम भाव की बात हो रही है ना। क्वेश्चन नंबर 18, प्रिय प्रवास की शुरुआत किस उद्देश्य से होती है? सॉरी, दृश्य से होती है। प्रिय प्रवास की शुरुआत किस दृश्य से होती है? ऑप्शन ए, राम के जन्म से। बी, कृष्ण के मथुरा प्रस्थान से।
सी संध्या काल के प्राकृतिक सौंदर्य से या रासलीला से? प्रिय प्रवास जल्दी से बताएंगे। सी संध्या काल के प्राकृतिक सौंदर्य से। क्वेश्चन नंबर 19, भारत भारती के कितने प्रमुख मुख्य खंड हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या 5? जल्दी से बताओ। 3 होते हैं, मुख्यतः 3 खंड है। क्वेश्चन नंबर 20 है, साकेत के नवम सर्ग में किसकी विरह व्यथा का वर्णन है? ऑप्शन ए सीता, ऑप्शन बी मांडवी, ऑप्शन सी उर्मिला या ऑप्शन डी कौशल्या। कौशल्या की तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, उर्मिला की हो रही है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है, कामायनी के श्रद्धा सर्ग में मनु श्रद्धा की तुलना किससे करते हैं? ऑप्शन ए बिजली के फूल से, ऑप्शन बी समुद्र की लहर से, ऑप्शन सी चमकते हुए तारे से, ऑप्शन डी उड़ते हुए पक्षी से। तो श्रद्धा की तुलना किससे करते हैं मनु श्रद्धा सर्ग में? बिजली की तार से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 22, कामायनी में लज्जा सर्ग में लज्जा स्वयं को किसका शाप बताती है? ए देवताओं का, बी रति का, सी प्रकृति का या डी समाज का? किसका श्राप मानती है वो? टाइपिंग मिस्टेक। श्राप ही होता है ना, श्राप ऐसे नहीं होता है ना। ये श्राप नहीं है ना, ये ही श्राप ही है, श्राप ही सही है, ये सही है। ओके, किसका मानती है? बी रति का। आपने उसमें कथन भी सुना होगा ना, मैं रति कृति की प्रति छाया लज्जा, ऐसे करके कुछ कथन आता है ना। जब आप पूरा पढ़ोगे तो उसमें ध्यान रखना है, आपने पढ़ा ही होगा वैसे भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, कामायनी में इडा की नगरी का विनाश किस कारण से होता है? ऑप्शन ए अकाल से, ऑप्शन बी अति बौद्धिकता से, सी श्रद्धा के श्राप से या जल प्रलय से। तो कामायनी में जो इडा की नगरी है, इडा सर्ग में, उसका विनाश कैसे होता है? जल्दी से बताओ भाई। चलो मैं बताता हूँ। अति बौद्धिकता से, जैसे कि आपको पता होगा कि इडा बुद्धि का प्रतीक है ना। श्रद्धा मन का प्रतीक है, नहीं श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और मनु मन का प्रतीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, राम की शक्ति पूजा में राम की आंखों से गिरे आंसू को कौन रोक लेता है? ऑप्शन ए हनुमान, बी लक्ष्मण, सी जाम्बवंत या डी स्वयं देवी। कौन रोक लेता है राम की शक्ति पूजा? वो देवी की साधना करते हैं ना, महाशक्ति की, हनुमान जी रोक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, यह कथन किसका है? लक्ष्मण का है, विभीषण का है, राम का है या सुग्रीव का है? राम का है। क्वेश्चन नंबर 26, कुकुरमुत्ता कविता में गुलाब किसका प्रतीक है? सुंदरता का प्रतीक है, शोषक वर्ग का प्रतीक है या ग्रामीण का प्रतीक है या सी अज्ञानी का प्रतीक है? कुकुरमुत्ता भी कहानी है ना, याद है? कुकुरमुत्ता के 2 भाग है,
उसका पहला भाग हमारे पाठ्यक्रम में है, ये दोनों भाग है। मैंने पढ़ा नहीं अभी तक कुकुर मुत्ता, पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन शोषक वर्ग का प्रतीक है ना, शोषक वर्ग का प्रतीक है गुलाब। कुकुरमुत्ता उसको अजीब अजीब सी गालियां देता है और खुद की वाहवाही करता है। अब एक बार कुकुरमुत्ता पढ़ना, बहुत मजा आएगा, हंसी भी आएगी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, सरोज स्मृति को हिंदी साहित्य का प्रथम क्या माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम क्या माना जाता है? ऑप्शन ए महाकाव्य माना जाता है, बी शोक गीत माना जाता है, या सी व्यंग्य काव्य माना जाता है, यात्रा गीत माना जाता है। जैसे कि आपको देखकर ही लग रहा होगा कि देखो, महाकाव्य तो नहीं कहते हैं, है ना, महाकाव्य हिंदी का नहीं है, व्यंग्य तो इसमें है नहीं, यात्रा नहीं है, ये शोक गीत है, शोक गीत। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री सरोज को याद करते हुए ये लिखा है। ठीक है, निराला जी की पुत्री का नाम था सरोज, उसकी स्मृति में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम रश्मि कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? प्रथम रश्मि कविता किस काव्य संग्रह में सम्मिलित है? ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी गुंजन, या ऑप्शन डी लोकायतन। किस काव्य संग्रह में संकलित है? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन ए वीणा काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं मैं किस भाव की प्रधानता है? ठीक है, ये महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह है। ठीक है, काव्य रचना है उनकी। तो फिर से देख पढ़ के दे रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ मैं, तो इसमें भाव क्या है, किस भाव की प्रधानता है? वीरस की प्रधानता नहीं हो सकती, प्राकृतिक प्रेम की प्रधानता, रहस्यवादी अद्वैत चेतना की प्रधानता, या समाजवादी विद्रूपता की प्रधानता, सामाजिक विद्रूपता की प्रधानता। चलो देखो, मैंने तो एक ऑप्शन पहले से हटा दिया, आपके पास तीन ही ऑप्शन है, कौन सा हो सकता है? जैसे कि कविता की जो पंक्तियाँ उसमें दिख रहा है कि मैं शब्द का प्रयोग हुआ है ना, तो इसमें प्राकृतिक की तो बात नहीं होगी। अब दो हो सकती है, किसकी है? समाज या रहस्यवादी चेतना। सी आएगा ना, रहस्यवादी चेतना, अद्वैत चेतना। एक बोनस ऑप्शन आपको पता ही होगा, अगर तो अच्छे हैं, अगर नहीं तो बता देता हूँ कि छायावाद के जो चार महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनमें महादेवी वर्मा गिनी जाती है, और रहस्यवाद के लिए अगर सबसे ज़्यादा रचनाएं जिनकी रहस्यवादी है, रहस्यवादी काव्य हैं, वो है महादेवी वर्मा। सबसे अधिक रहस्यवाद छायावाद में महादेवी रचनाओं में पाया जाता है, महादेवी जी की रचनाओं में पाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, मैं नीर भरी दुख की बदली में कवियत्री ने अपनी तुलना किससे की है? ए नदी से, बी आकाश से, सी पानी से, या डी मिट्टी से। अपनी तुलना किससे की है? पानी से की है ना। क्वेश्चन नंबर 31, उर्वशी के तृतीय अंक में मुख्य संवाद का विषय क्या है? ऑप्शन ए राजकाज की चिंता, ऑप्शन बी युद्ध की तैयारी, ऑप्शन सी शारीरिक और शरीर और आत्मा का, ऑप्शन डी प्रकृति का सौंदर्य। तो
विषय संवाद का विषय क्या है? तृतीय सर्ग में है ना, तीसरे अंक में संवाद का विषय क्या है ये बताना है आपको। तो शरीर और आत्मा है ना, कामुकता, वासना, उसकी चर्चा हो रही है, उसका संवाद चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, रश्मि रथी के किस सर्ग में कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी पंचम या डी सप्तम। शांति प्रस्ताव लेके जाते हैं पांडवों की तरफ से कौरवों के पास, है ना। तो कौन से सर्ग में है? तीसरे सर्ग में। क्वेश्चन नंबर 33 है, कालिदास कविता में नागार्जुन के कालिदास से क्या प्रश्न पूछता है? प्रश्न क्या पूछता है? ए, कविता का अर्थ क्या है? बी, इंदुमती की मृत्यु पर आज अज रोया या तुम रोए थे? उज्जैनी क्यों छोड़ी? या गुरु कौन थे? क्या प्रश्न था उनका? ये पूछा था ना, इंदुमती की मृत्यु पर अज रोया या तुम रोए थे, है ना। ये इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि जो कालिदास ने एक रचना लिखी थी मेघदूतम, है ना। तो वहाँ पे इंदुमती नाम की जो नायिका थी, तो उनकी मृत्यु के ऊपर जब अपनी रचनाओं में जो अद्भुत कला व्यक्त की थी, रचनाओं में जो भावुकता, जो विरह वेदना या फिर जो भी हृदय स्पर्शी भावों का वर्णन हुआ था मेघदूतम में, तो नागार्जुन को लगता था कि अगर कोई व्यक्ति खुद विरह नहीं झेलता है, खुद पीड़ा का अनुभव नहीं करता है, तब तक उसे पता नहीं चलता है पीड़ा क्या है, पीड़ा के बारे में उसे जानकारी नहीं होती है। तो जब इतना दर्द और इतनी पीड़ा के साथ जो लिखा है मेघदूतम, तो उनका भी कुछ ब्रेकअप वगैरह कुछ हुआ होगा, ऐसे ही कहते हैं आजकल। तो उसी के हिसाब से नागार्जुन ने कालिदास से पूछा है, ठीक है। और आषाढ़ का एक दिन में तो आपने पढ़ा है कि नागार्जुन मतलब कालिदास की जो स्थिति थी वो कैसी थी। उनका जो प्रेम था मल्लिका वो भी नहीं मिली, और जिनसे शादी हुई वो उन्हें भी छोड़कर आ गए थे, राज्य भी चला गया था। तो ऐसे ही है कुछ। क्वेश्चन नंबर 34, कई दिनों तक चूल्हा रोया, यह कविता किस विषय पर है? आगे बहुत सारी पंक्तियाँ हैं, लेकिन अब यही पंक्ति दे रखी है तो आप इसके देखते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, यह किस विषय पर कविता लिखी गई है? ऑप्शन ए बाढ़, बी अकाल, सी चुनाव या डी मेला। ये अकाल पर लिखी गई है ना, अकाल के विषय पर लिखी गई कविता है। याद रखना, ये पूरी कविता पढ़ना है, इस पंक्तियों से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है आपके लिए कि ये कविता किसने लिखी है, आप बताओगे मुझे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 35, खुदरे पैर कविता में नागार्जुन ने किसका चित्रण किया था? ऑप्शन ए सेना का, बी मजदूर का, सी राजा का या डी साधु का। ऑप्शन बी सही होगा, मजदूर का वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 36, असाध्य वीणा में वीणा किस पेड़ से बनी थी? चंदन से, किरीट तरु के पेड़ से, पीपल के पेड़ से या शीशम के पेड़ से। देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी बोला था, ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया सवाल है, और बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो याद रखना है ना, पूछ लिया जाता है। किरीट के पेड़ से असाध्य वीणा को कौन बजा पाया? राजा, रानी, दरबारी, कलावंत या प्रियवंद। वीणा को किसने बजाया था, याद है? नाम क्या है उसका? आपको से याद होना चाहिए भाई साहब आपको। प्रियवंद उन्होंने बजाया था ना।
यह द्वीप अकेला स्नेह भरा में द्वीप किसका प्रतीक है? आकाश का, व्यक्ति का, नदी का या ज्ञान का? यह द्वीप अकेला स्नेह भरा ये व्यक्ति का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 39, गीत फरोश कविता किस पर व्यंग्य है? गीत फरोश कविता किस पर व्यंग्य है? ऑप्शन ए सामंती व्यवस्था पर, बी कला के बाजारीकरण पर, सी अंधविश्वास पर या डी शिक्षा पर। तो इसका सही आंसर होगा बी कला के बाजारीकरण पर। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, सतपुड़ा के घने जंगल में जंगलों को कैसा बताया गया है? कटे हुए, नींद में डूबे हुए, भयानक, फूलों से भरे हुए। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। तो ये हमारे एमपी के ही कवि हैं, इनके बारे में हमें बहुत सी जानकारी और पढ़नी होगी, है ना। क्योंकि देखो भले ही ये यूजीसी नेट के सिलेबस को फॉलो करता है, लेकिन एमपी सेट है, तो ये खासकर पेपर बनाते हुए ये मानसिकता ज़रूर होगी कि एमपी के जो कवि हैं उनको भी विशेष तौर पर पूछा जाए, उनके बारे में अधिक से अधिक क्वेश्चन बन सके तो बना दिए जाए। तो ये तो मोस्ट आईएमपी हो जाएंगे, एमपी के जो कवि हैं, ठीक है, रचनाकार हैं, वो मोस्ट आईएमपी हो जाएंगे और उन्हें कभी छोड़ना नहीं है ना। उनके बारे में जितनी जानकारी हो सके उतनी आप पता कर लो, रख लो, है ना, याद कर लो, रट्टा मार लो, जो भी है। एमपी के जितने भी कवि हैं छूटने नहीं चाहिए बस, ठीक है। तो इसका आंसर है नींद में डूबे हुए, ठीक है, नींद में डूबे हुए बताया। अंधेरे में कविता का मूल विषय क्या है? प्रेम और विरह, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी, ऑप्शन सी प्रकृति का चित्रण, या डी ऐतिहासिक कथा। मूल विषय क्या है? ऑप्शन बी मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का विषय है। अंधेरे में कविता, याद रखना, अंधेरे में कविता में रक्त, अंधेरे में कविता में रक्तालोक स्रोत पुरुष कौन है? स्रोत पुरुष या स्रात पुरुष कौन है? ए खलनायक, बी कवि की अभिव्यक्ति, सी राजा या सेनापति। ये कवि की अभिव्यक्ति के बारे में कहा गया है ना, पुरुष का प्रतीक कवि की अभिव्यक्ति है। भूल गलती ने किसकी पोशाक पहनी थी? भूल गलती ने किसकी पोशाक पहनी थी? रेशमी वस्त्र, जिरहबक्सर कवच, पक्षी की पंख या फूल? जिरहबक्सर या कवच कह सकते हो उसको, ठीक है। यही है कवच या जिरहबक्सर। क्वेश्चन नंबर 44 है, मोची राम कविता का संदेश क्या है? जूते बनाने का, पेशा छोटा नहीं होता, गरीबी का मजाक उड़ाया है या गांव का वर्णन किया है? ये पेशे के बारे में बता रहा है कि कोई भी पेशा छोटा नहीं होता है ना, इसलिए मोचीराम कविता लिखी है। क्वेश्चन नंबर 45, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, यह पंक्ति किस कविता की है? कुकुरमुत्ता की है, भूल गलती, मोचीराम या नक्सलवाड़ी? नक्सलवाड़ी है ना।
या वाड़ी कह सकते हैं। सी मोचीराम। मोचीराम की है क्योंकि मोचीराम को जूते सीना है ना, जूते पॉलिश करना, तो उसके तो जूते से मतलब है ना, इंसान से थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 46, नक्सलबाड़ी कविता में किस व्यवस्था पर आक्रोश है? मौसम पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर, साहित्यकारों पर या विद्यार्थी पर? ऑप्शन बी आएगा पूंजीवादी व्यवस्था पर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अकाल दर्शन में भूख का कारण किसे माना गया है? प्रकृति को, ईश्वर को, भ्रष्ट व्यवस्था को या आलस्य को? भूख का कारण किसे माना गया है? जल्दी से आंसर दो फटाफट। भ्रष्ट व्यवस्था को माना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, साकेत का नवम सर्ग की पहली पंक्ति क्या है? साकेत के नवम सर्ग की पहली पंक्ति क्या है? ऑप्शन ए, पावनी लोक लीला, रोदन का यह हाहाकार, रोदन का यह हाहाकार, या सी, मानस भवन में आर्यजन, या डी, दिवासवन दिवासान का समय, दिन अवसान का समय। सॉरी, पावनी लोक लीला का समय है। पहली पंक्ति है ना नवम सर्ग की, इसके बारे में कहा है। आंसू प्रसाद के किस छंद में रचित है? सवैया, आनंद, रोला या हरिगीतिका? बी, आनंद छंद में लिखा गया आंसू। क्वेश्चन नंबर 50, राम की शक्ति पूजा का संदेश क्या है? शारीरिक बल ही श्रेष्ठ है, दृढ़ इच्छा शक्ति, युद्ध करना चाहिए, निराशा में डूबना चाहिए। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति की बात की गई है। इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि आप अगर राम की शक्ति पूजा पूरी पढ़ोगे ना, तो इसमें कितना ही मतलब क्लाइमेक्स में कितना मतलब घुमाव हो गया है ना। जैसे मूवी में देखते हैं कि एकदम से विलन का पलड़ा भारी होता है, लेकिन अचानक से हीरो का पलड़ा भारी हो जाता है, हीरो के फेवर में सब आ जाता है और एंडिंग हमेशा हीरो की जीत होती है। उसी प्रकार यहाँ पे भी ऐसा हुआ है कि जो महाशक्ति है, महाशक्ति माँ दुर्गा, जिसकी उपासना करके, पूजा करके, साधना करके रावण ने प्रसन्न कर लिया था। तो स्टार्टिंग में लगभग, स्टार्टिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन जो क्लाइमेक्स से जस्ट पहले वाला था सीन, उस सीन में माँ शक्ति रावण की रक्षा करती हुई नजर आती है और उनको देखकर राम को ये एहसास होता है कि जिस तरफ अन्याय है उसी तरफ माँ शक्ति है, मतलब जो अन्याय का साथ दे रहा है उसी की रक्षा माँ शक्ति कर रही है। तो वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी जामवंत आके कहते हैं कि निराश क्यों होते हो, तुम भी करो शक्ति की साधना, करो दृढ़ आराधना। तो कुछ पंक्तियां ऐसे है, तो पंक्तियां याद करनी पड़ेगी, लेकिन उसका भाव जो है कुछ ऐसा ही है। तो जामवंत के कहने पर वो शक्ति की आराधना करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। और पूजा में भी एक ऐसा सीन हो जाता है, मतलब घटना हो जाती है कि जो उनके फूल चढ़ाने थे, कितने फूल तो मुझे अभी फिलहाल में याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन फूलों को, आखिरी फूल बचता है चढ़ाने के बाद, आखिरी फूल बचता है, वो फूल माँ शक्ति वो छुपा देती है, क्योंकि उनकी परीक्षा लेती है ना वो, कि अगर फूल नहीं है, अभी समय बहुत कम बचा है, तो क्या करेंगे राम। तो कमल का फूल होता है ना, तो वो छुपा देती है। तो क्या होता है कि राम जब छोटे थे तो
उनकी माँ, राम की जो माँ थी, माँ ने उनको क्या कहा था बचपन में कि मेरे कमल, आंखों को कमल कहते थे, कमल नयन, कमल नयन कहती थी। तो वो सोचे कि मेरी आंखें तो कमल जैसी है, माँ ने कहा था। तो वो अपनी आंख निकाल कर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं और लगभग निकालने ही होते हैं कि माँ प्रसन्न हो जाती है और आ जाती है। ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो बस खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। राम की शक्ति पूजा का मुख्य आधार ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, राम की शक्ति पूजा का मुख्य आधार ग्रंथ कौन सा है? वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कृतवास रामायण या कंब रामायण? ये कृतवास रामायण बांग्ला रामायण का है ना। क्वेश्चन नंबर 52। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? बुद्धि का, हृदय का, मन का या अहंकार का? श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, मैंने पीछे बताया था। सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन कविता में परिवर्तन को किस रूप में चित्रित किया है? ऑप्शन ए सुकुमार शिशु के रूप में, वासुकी नाग के भयंकर रूप में, एक सुंदर स्त्री के रूप में, एक वयोवृद्ध के रूप में। किसके रूप में चित्रित किया गया है? वासुकी नाग के भयंकर रूप में परिवर्तन को, है ना। क्वेश्चन नंबर 54 है अज्ञे की असाध्य वीणा कविता किस जापान कथा पर आधारित है? द टेल ऑफ गेंजी, टेमिंग ऑफ द हार्प, हाइकू कथा या जैन कथा? तो इसका क्वेश्चन होगा टेमिंग ऑफ द हार्प। इसका अनुवाद है असाध्य वीणा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है वह तोड़ती पत्थर कविता का मुख्य स्वर क्या है? ऑप्शन ए रहस्यवादी, ऑप्शन बी प्राकृतिक चित्रण या ऑप्शन सी यथार्थवादी, ऑप्शन डी छायावादी? इसका क्या होगा? सी यथार्थवादी मुख्य स्वर है, ठीक है। वह तोड़ती पत्थर यथार्थवादी मुख्य इसका स्वर है, ठीक है। यथार्थवादी कविता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। उर्वशी का नायक पुरूरवा किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए सनातन मानव का, ऑप्शन बी एक सन्यासी का, ऑप्शन सी एक क्रूर शासक का, ऑप्शन डी शारीरिक बल का। तो वो किसका साधन है, मतलब प्रतीक है, ठीक है। तो पुरूरवा किसका प्रतीक है? सनातन मानव मन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57। महादेवी वर्मा के काव्य में किस दर्शन का प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है? ऑप्शन ए चारवाक दर्शन, ऑप्शन बी जैन दर्शन, सी बौद्ध दर्शन या डी न्याय दर्शन? किस दर्शन का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है महादेवी वर्मा की कविता में, काव्य में, ठीक है। सी बौद्ध दर्शन सर्वाधिक पाया जाता है, दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 58 है मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस में ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? एक डरावने भूत का, बी कुंठित बुद्धिजीवी का, सी एक भ्रष्ट नेता का या एक पूंजीपति का? किसका प्रतीक है? एक कुंठित बुद्धिजीवी का प्रतीक है। एक आदमी रोटी बोलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बनाता है, एक और आदमी है जो ना रोटी खाता है ना रोटी बनाता है। ये इनकी कविता है। धूमिल की यह कविता कौन सी है? मतलब धूमिल की यह कविता कौन सी है, ठीक है। तो जैसे कि आपने रोटी सुना है तो इसको ऐसे ही आप बता सकते हो। फिर भी ऑप्शन सुन लो, मोचीराम, संसद, रोटी और संसद, नक्सलवाड़ी या पटकथा? ऑप्शन बी आएगा ना, रोटी और संसद।
जैसे कि इसमें लिखा ही है रोटी, तो सिंपल ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 है, बादल को घिरते देखा है। कविता में कवि ने किस झील का वर्णन किया है? ठीक है, बादल में घिरते देखा ये कविता, इस कविता में कवि ने एक झील का वर्णन किया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए डल झील, बी चिल्का झील, सी मानसरोवर या डी वोलोर झील। सी मानसरोवर, उल्टा पुल्टा जाता कभी कभी, समझ लेना है मैचेस। मानसरोवर झील की बात की। क्वेश्चन नंबर 61 है, कबीर के विजय की कुल कितने भाग हैं? ए 2, 3, 4 या 5? कितने भाग हैं? 3 भाग हैं कबीर के विजय के। साखी, सबद, रमेना या रमेनी। ठीक है, सखी सबद रमेनी। क्वेश्चन नंबर 62 है, भ्रमर गीत में गोपियों का मुख्य तर्क क्या है? योग साधना सरल है, सगुण प्रेम ही श्रेष्ठ है, कृष्ण उन्हें भूल गए या उन्हें मथुरा जाना है। मुख्य तर्क क्या है उनका? ये तो तर्क नहीं हो सकता है ना, ये तो विरोधी कर रही थी। तो 2 या 3 में से बताओ। सगुण प्रेम ही श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस उद्देश्य से की थी? ऑप्शन ए राम की वंदना के लिए, ऑप्शन बी कली काल से मुक्ति की अर्जी हेतु, सी सीता विवाह वर्णन हेतु या डी लंका दहन के वर्णन हेतु। ऑप्शन बी कली काल से मुक्ति की अर्जी हेतु, है ना। क्वेश्चन नंबर 64, घनानंद की कविता में सुजान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ऑप्शन ए प्रेमिका और कृष्ण दोनों के लिए, ऑप्शन बी केवल राजा के लिए, सी एक शहर के लिए या उनके मित्र के लिए। प्रेमिका और कृष्ण दोनों के लिए, है ना। कहा था ना मैंने ऊपर, सुजान उनकी प्रेमिका थी, फिर वो धोखा दे दिया तो फिर वृंदावन आके वो कृष्ण की क्या एक मंडली है, मतलब उसमें शामिल हो गए और कृष्ण के लिए लिखने लग गए थे, कृष्ण की सेवा में लीन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 65, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास या उपमा? कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। अलंकार भी ठीक से पढ़ना पड़ेगा दोस्त, उसमें भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रिय प्रवास महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया था? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या मैथिली? खड़ी बोली में लिखा था भाई साहब सबसे पहला 1914 में। साकेत शब्द का मूल अर्थ क्या है? काशी, मथुरा, अयोध्या, राम प्रयाग। अयोध्या है ना। साकेत मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला। साकेत मध्य प्रदेश की अयोध्या को कहते हैं, मतलब निवाड़ी जिले को मध्य प्रदेश की अयोध्या कहते हैं। ठीक है, छतरपुर को कहते हैं, निवाड़ी को नहीं कहते हैं। अब तक आपका सही जवाब आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया। मैं क्या लाइव में हूँ? सॉरी, मतलब छतरपुर को कहते हैं ना, अयोध्या मध्य प्रदेश की अयोध्या, क्योंकि वहीं पर साकेत करके एक संग्रहालय है, ठीक है, मंदिर है, जहाँ राम को एक राजा के रूप में पूजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है? निर्वेद, दर्शन, रहस्य
आनंद, आनंद ही है भाई, आनंद ही है ना? कंफर्म हो तो बता दीजिए, मुझे तो आनंद लगा। जागो फिर एक बार कविता का मुख्य स्वर क्या है? जब भी ये स्वर आए ना तो समझ लेना विषय क्या है, ठीक है? विषय पूछ रहा है ये, विषय, सॉरी विषय नहीं, विषय। विषय ही पूछ रहा है ना। क्या है? सौंदर्य है, नींद से जागने का आग्रह है, राष्ट्र जागरण है या श्रृंगार? नींद से कोई जगाएगा नहीं, राष्ट्र जागरण का विषय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, नौका विहार कविता में गंगा नदी की तुलना किससे की गई है? तपस्विनी बाला से, विशाल सर्प से, राक्षसी से या सफेद चादर से? तपस्विनी बाला से की गई है, गंगा की तुलना है ना। क्वेश्चन नंबर 71, रश्मिरथी महाकाव्य का नायक कौन है? अर्जुन है, कृष्ण है, कर्ण है या दुर्योधन है? रश्मिरथी, ये कर्ण की महागाथा कह सकते हैं ना। क्या हो गया? माफ कीजिएगा, थोड़ा सा हिल गया था ना। तो ये कर्ण की है ना महागाथा, ये कर्ण की महागाथा है। बार बार क्या हो रहा है यार, टच मत होते इधर उधर, खेल खराब नहीं करना है ना, अच्छा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 है, नागार्जुन की कविता शासन की बंदूक किस विषय पर केंद्रित है? स्वतंत्रता संग्राम, जनता का दमन, सी हथियारों की प्रशंसा या डी सैनिकों की वीरता? किस पर है? जल्दी से बताओ भाइयों और बहनों, जल्दी से बताओ। चलो मैं ही बताता हूँ, है ना, बी जनता। फिर से क्यों हो रहा है यार? जनता का दमन, ठीक है। शासन की बंदूक जनता के दमन होने पर, ये नागार्जुन जी है ना जो जनता की आवाज कह जाते हैं, है ना, जनता की आवाज कहा जाते हैं इनको। हरी घास पर क्षण भर कविता का मुख्य संदेश क्या है? घास काटना है, प्रकृति की सानिध्य में शांति, घास पर नहीं चलना या घास बचाना है? घास बचाना नहीं है, घास पर नहीं चलना नहीं, घास काटना नहीं है, प्रकृति के सानिध्य में शांति। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस जनजाति का उल्लेख है? एक भील का, बी सांताल का, सी गोंड का या डी मुंडा का? गोंड जनजाति का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, यह पंक्ति किसकी है? नागार्जुन की, धूमिल की, भवानी प्रसाद मिश्र या मुक्तिबोध? भवानी प्रसाद मिश्र की है, गीत फरोश कविता से लिया गया है ये पंक्तियां। अंधेरे में कविता की शैली क्या है? फैंटेसी है, यथार्थवादी है, ऐतिहासिक है या पौराणिक है? शैली क्या है इसकी? फैंटेसी है, अज्ञेय की रचना है। भूल गलती कविता में ईमान की क्या स्थिति है? वह जीत गया, वह शासक बन गया, वह कैद में है, वह भाग गया? वह कैद में है ना, ईमान कैद में है। ईमानदारी कैद में ही होती, ईमानदारी का यही सुलूक होता है कि उसे कोई नहीं समझता। एक वक्त आता है जब समझते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 78, पटकथा धूमिल कविता का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए सिनेमा और मनोरंजन की कहानी है, बी मोहभंग और राजनीतिक विद्रूपता की कहानी है, सी राजा और राजनीति की कहानी है, प्राकृतिक वर्णन और सौंदर्य की कहानी है। ओ शिट, ये तो आंसर लगा हुआ है। चलो, मोहभंग और राजनीति विद्रूपता की कहानी, पटकथा धूमिल की है, ठीक है।
सरल हो गया भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। पृथ्वीराज रासो के रेवा तट में गोरी का दूत का क्या नाम था? गोरी के दूत का नाम क्या था? ततार खान, हुसैन खान, चंगेज खान, जलालुद्दीन। ये दोनों नहीं हो सकते। बोल तो दिया है कॉन्फिडेंट में, लेकिन देखता हूँ आंसर। सही है भाई, हुसैन खान था, है ना? हुसैन खान था। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या थी? संस्कृत, अवधी, मैथिली, ब्रज। पदावली किस भाषा में लिखी गई थी? जल्दी से बताओ, फटाफट। मैथिली। विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है ना? मैथिली कोकिल, कौवा कह सकते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 81। दुल्हिन गावहु मंगल चार। दुल्हिन गावहु मंगल चार में कौन सा रहस्यवाद है? साधनात्मक, भावनात्मक, प्रकृति मूलक या सैद्धांतिक? कौन सा है? बी, भावनामूलक। भावनामूलक आएगा। क्वेश्चन नंबर 82। पद्मावत में हीरामन तोता किसका प्रतीक है? शैतान का, माया का, गुरु का, मन का? मन का प्रतीक तो वो द्वीप है शायद, या राजा रतन सिंह था। ये गुरु का प्रतीक है ना? हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। शैतान का प्रतीक एक राघव चेतन था, और माया का प्रतीक तो शायद अपनी पद्मावती थी। प्रतीक याद नहीं आ रहा मुझे ना, कंफर्म करके बताओ जिसको याद हो। क्वेश्चन नंबर 83। सूरदास के भ्रमर गीत का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत गीता का नवम स्कंद, श्रीमद् भागवत गीता का 10वें स्कंद, श्रीमद् भागवत गीता का 11 स्कंद या 12 स्कंद? कौन सा है? 83 का है बी, श्रीमद् भागवत गीता का दशम स्कंद है। क्वेश्चन नंबर 84। बिहारी की कविता किस प्रकार की है? प्रबंधात्मक, मुक्तात्मक, खंड काव्य या चंपू? चंपू नहीं है, खंड भी नहीं है, मुक्तक या प्रबंध हो सकता है। कौन सी है? मुक्तक है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912, 1920, 1936? 1912 है। आशु प्रसाद की विधा क्या है? प्रसाद की रचनाएं, ये कौन सी विधा है? महाकाव्य, चंपू काव्य, विरह काव्य या नाटक? विरह काव्य है ये आशु। सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो क्या वे मुझे पतबाधा मानते? पाते, पतबाधा। पंक्तियां कुछ आगे पीछे हो रही, मुझे याद नहीं है ठीक से, है ना? पंक्तियां याद नहीं होती जल्दी मुझसे, लेकिन कोशिश पूरी करता हूँ कि याद हो जाए। बार बार पढ़ता हूँ, थोड़ी बहुत याद हो रही है, और ऐसे ही प्रैक्टिस के साथ साथ पूरी याद हो जाएंगी, है ना? जल्दी ही मैं इस स्थिति में आ जाऊँगा कि वो पूरी पंक्ति में आपको सुना पाऊँगा, ठीक है? बिना रुके, बिना हिचकिचाए। साकेत की है, यशोधरा की है, विष्णुप्रिया की है या पंचवटी की है? किसकी है? यशोधरा की है। कुकुरमुत्ता कविता की शैली क्या है? तत्म प्रधान, तत्सम प्रधान, व्यंग्य प्रधान, इतिवृत्तात्मक या छायावत? व्यंग्य प्रधान होगी ना, बी। देख लो भाई, सही लगे तो। मेरा तो लग रहा है व्यंग्य प्रधान है। सही है भाई, व्यंग्य प्रधान ही है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था?
नीरजा, संजय गीत, यामाहा या रश्मि। यामाहा के लिए मिला था शायद, है। आई डाउट इट है भैया, डाउट है। थोड़ा सा डाउट है। यामा मिला था या संध्या गीत के लिए मिला था यार, कंफर्म संध्या गीत, यामा के लिए मिला था, यामा के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 90। प्रथम रश्मि कविता में सुबह का स्वागत सबसे पहले कौन करता है? सूर्य, चिड़िया, किसान, फूल। कौन करता है? चिड़िया करती है ना, चाव 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 करती हुई चिड़िया सुबह की शुरुआत करती है। क्वेश्चन नंबर 91। उर्वशी काव्य का आधार ग्रंथ क्या है? उर्वशी काव्य का आधार ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद, रामायण, महाभारत या उपनिषद। क्या होगा? ऋग्वेद है। उर्वशी है ना, उर्वशी और पुरूरवा की कथा है ना। क्वेश्चन नंबर 92। अकाल और उसके बाद में अकाल खत्म होने का संकेत कौन देता है? बारिश, चूल्हे से उठता धुआं, नेताओं का आना या फसल कटना। चूल्हे से उठता धुआं। क्वेश्चन नंबर 93। असाध्य वीणा का निर्माण किसने किया था? राजा ने, रानी ने, प्रियंवद ने या वज्रकृति ने। किसने किया था? जल्दी से, बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, अब जल्दी से खत्म हो जाएगा, है ना। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, जल्दी बताओ भैया। वज्रकृति ने किया था, प्रियंवद ने तो बचाया था ना। कल की बाजरे की में कवि पुराने उपमानों को क्यों त्यागता है? वे सुंदर नहीं थे, वे मेले हो गए थे, उसे बाजरा पसंद था या उसे ज्ञान नहीं, वे मेले हो गए थे इसलिए। क्वेश्चन नंबर 95। कल सुनना मुझे के रचयिता कौन है? तिब्बत, धूमिल, नागार्जुन या त्रिलोचन। धूमिल है ना, कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, ये दोनों उनकी रचनाएं हैं। अंधेरे में कविता में सौंदर्य की नदी किसे कहा गया है? प्रकृति के सौंदर्य की आभा को, रहस्यमयी पुरुष के चेहरे की आभा को, रहस्यमयी नारी के चेहरे की आभा को या नदी के बहते निर्मल जल को। 96 का क्या होगा भाइयों और बहनों? ऑप्शन बी आएगा, रहस्यमयी पुरुष के चेहरे की आभा को सौंदर्य की नदी कहा है। क्वेश्चन नंबर 97। नक्सलबाड़ी कविता में लोकतंत्र को क्या कहा गया है? सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था, एक धोखा, तमाशा या सहारा। लोकतंत्र को क्या कहा गया है? धोखा कहा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 98। पद्मावत में प्रयुक्त शैली कौन सी है? दोहा शैली, कड़वक शैली, सवैया शैली या कवित्त शैली। ऑप्शन बी कड़वक शैली। 99 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी या खड़ी बोली। ठीक है, तुलसीदास ने लिखा है, उनकी भाषा क्या थी? याद होगा तो सही हो जाएगा, ब्रज थी उनकी भाषा। लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 है, सरोज स्मृति में विवाह का वर्णन को कैसा है? धूमधाम वाला, सादा और मौन, मंदिर वाला या राजशाही। सादा और मौन। चलो भाई, थैंक यू, है ना, एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ आपका, क्योंकि आप
मेरे हर वीडियो पर आते हो और अंत तक देखते हो। अगर आपने अंत तक नहीं देखा और स्किप करते हुए अंत में आए हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पूरा वीडियो देखो, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, है ना, मज़ा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ये नहीं है कि नहीं बनते हैं। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि क्वेश्चन का जो लेवल कैसा भी हो, है ना, सरल हो मुश्किल हो कैसा भी हो, क्वेश्चन बनते ज़रूर हैं, हर तरह से बनते हैं। तो जब हम तैयारी करते हैं, तो जब हम पूरा पढ़ते हैं उसको थ्योरिकल, तो बहुत सारी ऐसी बातें हों जो हमें हमारे दिमाग में बच जाती है, ये छप जाती है, वो पॉइंट हमारे दिमाग में घूमता रहता है। वैसा ही पॉइंट अगर हम देखते हैं कहीं तो वो तुरंत हमें हिंट देता है कि हाँ ये वाला सही है, ये वाला सही है, तो सही होता है। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली करते रहोगे, लगातार करते रहोगे, ऐसा नहीं कि आप चॉइस करो कि ये वाला कोचिंग मेरे लिए बहुत बेस्ट है, यहाँ पे तो एकदम फैसिलिटी है, क्वेश्चन बढ़िया बताता है ना, तो टेक्नोलॉजी बेहतर है तो बेहतर ही होगा, सब सोचकर आप ऐसे वीडियो को स्किप कर दोगे। अगर आप अभी ऐसा सोचोगे कि नहीं ये तो अपनी वीडियो दिखाने के लिए ऐसे बोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपको सच में लगता है कि ख़राब है तो मत देखो, कोई बात नहीं है ना, मत देखो, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको। लेकिन अगर आप एक बार देख लो, अगर आपको लगता है कि हाँ हेल्प हो जाएगी थोड़ी बहुत, यहाँ देखने की वजह से एक दो क्वेश्चन सही हो सकते हैं मेरे, तो मोस्ट वेलकम है, आप देखो ज़रूर, ठीक है। और आपको बता दूं कि मैं भी ऐसे ही तैयारी करता हूँ। मैंने यूट्यूब पर किसी स्पेसिफिक एक चैनल को फॉलो नहीं किया है। मुझे जहाँ भी कंटेंट मिलता है, जहाँ भी एमसीक्यू फॉर्म में मिलता है, मैं प्रैक्टिस करने के लिए पूरे वीडियो देख डालता हूँ, ठीक है, और प्रैक्टिस करता रहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं मैंने, तभी मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो चुका हूँ मैं, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं भी बताया था आपको, ठीक है। तो मैंने इसी तरह ही क्वालिफाई किया है। पर्सनल अनुभव के तौर पर मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ कि आप देखो मत कुछ भी, और थ्योरी जितनी पढ़ते हो उससे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। और मैं मेरा एक दोहा जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतने ही आप मजबूत होते जाओगे, ठीक है। तो अभ्यास करते रहो, है ना। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो हमारी सिर्फ 5 यूनिट हुई है, अभी 5 और बाकी है, तो 5 की बात नहीं है। जब तक अभी 1 मार्च नहीं आता तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं, है ना। हमारा लास्ट 28 फरवरी तक वीडियो आएगा, है ना, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है और ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू।